और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और अब बीजेपी ने ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें दादर नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो बीजेपी ने जिन राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली की बात करें तो ईस्ट दिल्ली की सीट हर्ष मल्होत्रा को दी गई है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट श्री योगेंद्र चंदोलिया को दी गई है, वहीं गुजरात की साबरकांठा सीट श्री भीखाजी दूधाजी ठाकुर को दी गई है। इसके अलावा हरियाणा की अंबाला सीट की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें श्रीमती बंतो कटारिया को ये सीट दी गई है। सिरसा से श्री अशोक तंवर को सीट दिया गया। करनाल से मनोहर लाल खट्टर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर जो कल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, वो करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। करनाल से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर को बीजेपी इस बार चुनाव लड़ाएगी। इसके अलावा शिमला से सुरेश कुमार कश्यप को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम नाम जो इस वक्त बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में शामिल किए हैं, उन नामों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें नागपुर से नितिन गडकरी का नाम शामिल है। इससे पहले दिल्ली की 5 सीटों के अनाउंसमेंट बीजेपी ने कर दी थी। 2 सीटें रह गई थी, जिसमें 2 सीटों का अनाउंसमेंट भी आज बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा करनाल से मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है। इसी लिस्ट में नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। तो ये वो लिस्ट है जिसका इंतजार था। सीईसी की मीटिंग 2 दिन पहले हो चुकी थी और इंतजार था इस दूसरी लिस्ट का। इस दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कई नामों को शामिल किया है, जिसमें उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाल से अनिल बलूनी चुनाव लड़ेंगे और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ कई और नाम, जिसमें महाराष्ट्र के बीड की अगर बात करें तो पंकजा मुंडे को वहां से टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने जिन नामों पर इस बार भरोसा जताया है, उन नामों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट से श्रीमती भारती पार्थी को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, धार से सावित्री ठाकुर पर बीजेपी ने इस बार भरोसा जताया है। तो ये वो नाम है, खासतौर पर जो अहम नाम इस लिस्ट में है, जिसमें नितिन गडकरी का नाम है, जिनको नागपुर से बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ करनाल से मनोहर लाल खट्टर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उज्जैन से अनिल फिरोजिया इस बार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे। और एक और केंद्रीय मंत्री का नाम पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। धारवाड़ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है। बीड से पंकजा मुंडे को बीजेपी ने इस बार मैदान से उतारा है। तो जिन राज्यों के नाम इसमें शामिल हैं, उसमें कर्नाटक की सीटें भी हैं। कर्नाटक के मैसूर से चामराज वाडियार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा धारवाड़ की सीट शामिल है, जिसमें प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है। दावनगेरे से गायत्री सिद्धेश्वर का नाम शामिल है। तो ये बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है, उसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, दादर नगर हवेली की टिकट शामिल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड के नाम भी शामिल है। उत्तराखंड के हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल इस बार बीजेपी के मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ साथ प्रहलाद जोशी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अहम नाम करनाल से मनोहर लाल खट्टर का है। नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। इस दूसरी लिस्ट में कुल 72 नाम है, यानी कि पहली लिस्ट में 195 नाम और दूसरी लिस्ट में 72 नाम बीजेपी ने इंक्लूड किए हैं। कर्नाटक के धारवाड़ से प्रहलाद जोशी इस बार चुनाव लड़ेंगे और गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी ने इस बार फिर मैदान में उतारा है। फरीदाबाद से कंवलपाल गुर्जर मैदान में उतरेंगे और इसके साथ साथ मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। वहीं पूर्वी दिल्ली की बात करें तो हर्ष मल्होत्रा बीजेपी का एक नया नाम, वो इसमें शामिल है। ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली में खासतौर पर अगर बात करें तो नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया है, जिसमें कई पुराने ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कटा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने दिल्ली से कई ऐसे नए नाम दिए हैं जिन पर बीजेपी ने इस बार भरोसा जताया है। छिंदवाड़ा से विवेक साहू को टिकट दिया गया है।
और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया। छिंदवाड़ा की बात करें तो ये कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा। इसके अलावा नागपुर से नितिन गडकरी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। उज्जैन से अनिल फिरोजिया वो इस बार मैदान में उतरे हैं। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से बीजेपी के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को बीजेपी ने टिकट दिया है। अहमदाबाद, अगर गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद से हसमुख भाई सोमा भाई पटेल को टिकट दिया गया है। सूरत से मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल, वलसाड से धवल पटेल, वडोदरा से रंजन बेन धनंजय मठ भट्ट, भावन नगर से श्री नीमूबेन बम्भानिया को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें तो इसमें सिरसा से अशोक तंवर का नाम है, करनाल से मनोहर लाल खट्टर का नाम है और बैंगलोर दक्षिण से तो कर्नाटक की सीटें भी बीजेपी ने अनाउंस कर दी हैं, जिसमें बैंगलोर दक्षिण से तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो योगेंद्र चंदौलिया को टिकट दिया गया है। वहीं शोभा करंदलाजे को भी बीजेपी ने इस बार कर्नाटक के बेंगलुरु नॉर्थ से मैदान में उतारा है। चामराजनगर की बात करें तो एस बालराज, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है और बैंगलोर सेंट्रल पे पीसी मोहन पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो दूसरी लिस्ट काफी अहम है बीजेपी की, जिसमें कई बड़े नामों को बीजेपी ने शामिल किया है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर करनाल से मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी नागपुर से, उसके साथ साथ तेजस्वी सूर्या का इसमें नाम शामिल है जो बेंगलोर नॉर्थ से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा बीजेपी ने शोभा करंदलाजे को बेंगलोर नॉर्थ से टिकट दिया है और इसके तेजस्वी सूर्या को बेंगलोर दक्षिण से इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो ये वो तमाम नाम है जो कि बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में शामिल है। 72 नामों को इसमें शामिल किया गया है। हावेरी से बसवराज बोम्मई को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया है। तो 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट 72 नाम इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें तेजस्वी सूर्या, योगेंद्र चंदौलिया, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, तेजस्वी सूर्या, ये तमाम वो नाम है जो अहम नाम है बीजेपी के लिए, उन पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो जिस नामों की हम लगातार उम्मीद भी कर रहे थे, ऐसे में वो नाम भी शामिल है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर, उनके बारे में कहा जा रहा था कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और अब आखिरकार बीजेपी ने साफ कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, किस किस का टिकट कटा है और क्या कोई ऐसा नाम जो आपको सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर लग रहा है, जानकारी दीजिए। देखिए, इसमें शुरू से अगर बात करें तो दिल्ली की जो 2 सीटें हैं, जो कि 2 रह गई थी, 5 हम सभी जानते हैं कि 5 सीटों पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उससे पहले मेयर रह चुके हैं, यानी कि संगठन के लिहाज से बहुत उपयोगी माने जाते रहे हैं बीजेपी में, उनको टिकट दिया गया है। जो उत्तर पश्चिम दिल्ली है, जो कि सुरक्षित सीट है, वहाँ पर योगेंद्र चंदौलिया, ये भी महामंत्री हैं, ये भी पहले मेयर रह चुके हैं। तो यानी कि ग्राउंड पर जिन लोगों ने काम किया दिल्ली में, उन लोगों को पार्टी ने इस बार तरजीह दी है और बड़े चेहरों को हटाकर अधिकांश ऐसे चेहरों को लाया गया है जो कि या तो लोकल बॉडीज़ में उन्होंने काम किया हो या फिर संगठन के स्तर पर बहुत अच्छा काम किया हो, फ्रेश चेहरे हैं। तो उस लिहाज से ये 2 नाम जो बच गए थे दिल्ली के, उन 2 नाम को दिया गया है। गुजरात में जो नाम दिए गए हैं उसमें आप देखेंगे तो अधिकांश सिटिंग जो सांसद हैं उनके टिकट काटे गए हैं। और वहाँ से अगर बात कर लें तो सूरत से मुकेश भाई चंद्रकांत दलाल, ये नए कैंडिडेट हैं। छोटा उदयपुर, इसके अलावा बड़ौदा की बात करें तो रंजन बेन धनंजय भट्ट, भावनगर से बात करें तो नीमूबेन बम्भानिया, अहमदाबाद से बात करें तो हसमुख भाई सोमा भाई पटेल, ये भी नए कैंडिडेट है। साबरकांठा से बात करें भीकाजी दुधाजी ठाकुर। तो यहाँ पे गुजरात में नए चेहरे लाए गए हैं। हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में सबसे पहले अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्योंकि वो सुरक्षित सीट है, तो वहाँ पर बंतो कटारिया यानी कि नया चेहरा है, इनको दिया गया है। सिरसा अशोक तंवर, जिन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया था, उनको टिकट दिया गया है। सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर उनको जगह दिया गया है। करनाल, जिसके बारे में कल ही इंडिया टीवी ने बताया था कि मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जब वो मुख्यमंत्री से उनको हटाया गया तब ये तय कर दिया गया था कि करनाल से उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। और जो करनाल के मौजूदा सांसद हैं संजय भाटिया, उनको हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो चौधरी धर्मवीर सिंह, ये एक बड़ा नाम हरियाणा के लिहाज से, ये तीसरी बार यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। 2014 में भी चुनाव में उनको जीत हासिल हुई थी, 2019 में भी जीत हासिल हुई थी और हरियाणा के बहुत बड़े जाट चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं उस पॉकेट में। भिवानी महेंद्रगढ़
जाट बहुल इलाका है, उसमें 5 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो जाट डोमिनेटेड है, 3 यादव डोमिनेटेड है। और इससे पहले भूपेंद्र यादव के बारे में पार्टी ने लगभग मन बनाया था वहाँ उनको भेजने का, लेकिन आखिर समय में वो उनको अलवर भेजा गया और एक बार फिर से चौधरी धर्मवीर सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया। गुड़गांव की बात कर लें तो इंडिया टीवी पहले ही बता चुकी है कि ये टिकट तय था कि राव इंद्रजीत सिंह यादव उनको एक बार फिर से, जो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, उनको एक बार फिर से चुनाव में उतारा जा रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद की अगर बात कर लें तो कृष्णपाल गुर्जर, जो कि वो भी मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, एक बार फिर से पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया। इसके बारे में हम लोग पहले बता चुके हैं। हमीरपुर की बात करें तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है, अनुराग ठाकुर को। शिमला की बात करें तो सुरक्षित सीट है, वहाँ से सुरेश कुमार कश्यप को बनाया गया है। कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में कुछ सांसदों के टिकट काटने के साथ बाकी आप देखें तो इसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं। गायत्री सिद्धेश्वर की बात करें तो दावन सिमोगा से बीवाई राघवेंद्र, जो कि येदुरप्पा के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। उडुपी चिकमंगलुरु से बात करें तो कोटा श्रीनिवास पुजारी को वहाँ से टिकट दिया गया है। भगवंत खुबा को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। रमेश जिंजीनागी बीजापुर से एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। तो कर्नाटक के नाम में अधिकांश आप देखें तो दक्षिण कन्नड़ा में से कैप्टन ब्रिजेश चौटा, ये नया चेहरा। तुमकुर से वी सोमन्ना, मैसूर से यादवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार। इसके अलावा बेंगलोर ग्रामीण की बात करें तो CN मंजूनाथ, ये देवगढ़ के रिलेटिव हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। बेंगलुरु उत्तर की अगर बात करें तो शोभा करंदाजे, जहां से सदानंद गौड़ा हुआ करते थे, शोभा करंदाजे, जो कि वो भी मौजूदा सरकार में अभी मंत्री हैं, उनको वहां से टिकट दिया गया है। बेंगलुरु सेंट्रल से PC मोहन रिपीट किया गया है। बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या, जो कि BJP के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट से श्रीमती भारती पारधी नया चेहरा है। इसके अलावा छिंदवाड़ा से बात करें तो विवेक बंटू साहू, ये विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि हारे हुए थे। एक बार फिर से पार्टी लोकसभा चुनाव में उन्हें आजमा रही है, यानी कि कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ के खिलाफ BJP ने तय किया है कि विवेक बंटू साहू चुनाव में उतरेंगे। उज्जैन की बात करें तो अनिल फिरोजिया, जो कि मौजूदा सांसद है, एक बार फिर से पार्टी उन्होंने टिकट दिया है। धार की बात करें तो सावित्री ठाकुर नया चेहरा है। इंदौर की बात करें तो शंकर लालवानी, जो कि मौजूदा सांसद अभी ऑलरेडी इंदौर से हैं, पहले मेयर थे वहाँ पे, एक बार फिर से पार्टी ने उनके ऊपर ही भरोसा जताया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो बड़े नाम अगर आप देखें तो उन बड़े नामों में से जैसे हीना विजय गावित, एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। नंदू बरबा, जो कि रिजर्व सीट है, वहां से उनको रिपीट किया गया है। इसके अलावा वर्धा से रामदास चंद्र भाई तड़स को, नितिन गडकरी नागपुर से तय माना जा रहा था, एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। महाराष्ट्र के कोटे में मुंबई नॉर्थ की बात कर लें तो वहां पर गणेश शेट्टी, जो कि BJP के मौजूदा सांसद थे, वो भी 2 बार के सांसद थे, उनका टिकट काटकर पीयूष गोयल, जो कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, BJP के बड़े परफॉर्मर मंत्रियों के तौर पे जाने जाते हैं, और उनकी फर्स्ट चॉइस भी ये थी कि जब पार्टी ने उनसे कहा था कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना हो, उनसे 3 चॉइस मांगा गया था, तो उनमें से पहला चॉइस उन्होंने मुंबई नॉर्थ का ही दिया था। मुंबईकर हैं वो। एक पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव में पहली बार वो उतरेंगे लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा मुंबई उत्तर पूर्व की बात करें तो मिहिर कोटेचा, और इसके अलावा पुणे की बात करें तो मुरलीधर किशन मोहोल, ये भी नया चेहरा है। भिवंडी की बात करें तो कपिल मुर्शल पार्टी, जो कि मौजूदा सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है। डिंडोरी की बात करें तो भारती पवार, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है। अहमदनगर की बात करें तो डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल रिपीट किया गया है। बीट की बात कर लें तो पंकजा मुंडे, एक बार फिर से उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। लातूर सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे, और इसके अलावा सांगली की बात करें तो संजय काका पाटिल, इनको उतार गया है। तेलंगाना की बात करें तो DK अरुणा, पहले महबूबनगर से हम लोग इंडिया टीवी बताया जा चुका है, पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा तेलंगाना में कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि सरप्राइज हो। त्रिपुरा पूर्व की बात कर लें तो वहाँ से महारानी कृति सिंह देव वर्मा, ये नया फेस हैं, और ये त्रिपुरा के लिहाज से एक बड़ा चेहरा, जो कि राज परिवार से आती हैं। पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बदलकर उनको चुनाव में उतारा है। उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में जो 2 सीटें बची हुई थी, 3 सीटों पे ऑलरेडी ऐलान किया जा चुका था। उसमें गढ़वाल सीट पर BJP के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया हेड अनिल बलूनी, उनको दिया गया है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल, उनका गांव भी वहीं से आता है, वहां से वो चाहते भी थे लोकसभा चुनाव लड़ना। दूसरी सीट हरिद्वार की बची हुई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। देवेंद्र, क्योंकि साउथ की हम देख रहे हैं कि कर्नाटक की 26 सीटें हैं, तेलंगाना की 6 सीटें हैं, लगभग 32 सीटें साउथ की हैं। ऐसे में साउथ की इन सीटों को देखकर तो आपको लग रहा है कि BJP ने कहीं ना कहीं अपने ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है, क्योंकि साउथ पर सबसे ज्यादा इस बार फोकस है कि कहीं ना कहीं उन सीटों को BJP सोच रही है कि ये सीटें पक्की कर दे इन उम्मीदवारों के जरिए।
नॉर्थ के साथ साथ साउथ पे फोकस किया जा रहा है। नॉर्थ पे जहां बीजेपी ऑलरेडी मजबूत है वहां पर तो फोकस है ही, लेकिन बीजेपी का टारगेट क्योंकि इस बार बड़ा है, चाहे बीजेपी के लिहाज से कर ले तो 370 का, एनडीए के लिहाज से करें तो 400 पार का, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिहाज से आपको सीटें बढ़ानी होगी, और वो सीटें तभी बढ़ सकती है जहां पर उन जगहों पे जहां आप कमजोर स्थिति में रहे हैं, पहले नहीं जीते हैं, वहां पर जीत हासिल हो। इस बार पार्टी को बहुत उम्मीद है। कर्नाटक में तो बीजेपी ऑलरेडी पिछली बार भी अच्छा की थी, विधानसभा चुनाव में भले ही खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन पार्टी को लोकसभा चुनाव में उम्मीद है इस बार बेहतर प्रदर्शन रहेगा। तेलंगाना में बीजेपी अच्छे सीटों की उम्मीद कर रही है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी अच्छे सीटों की उम्मीद कर रही है, और इन दोनों राज्यों पे फोकस तो लगातार दिख रहा है। और तेलंगाना को लेकर आप कैंडिडेट सिलेक्शन देख करें, इसमें से कई कैंडिडेट्स तो ऐसे भी हैं जो कि बीएसआर थे, वहाँ से बीजेपी आके उन्होंने ज्वाइन किया, और बीएसआर के नेताओं में एक तरह से होड़ सी लगी हुई थी बीजेपी ज्वाइन करने की, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मोमेंटम के बारे में तेलंगाना में ये मैसेज है कि बीजेपी के पक्ष में मोमेंटम है। और बहुत सारे आपको विपक्षी दल के नेता भी ये बताते हुए मिल जाएंगे जो कि ये दावा करेंगे कि तेलंगाना में बीजेपी इस बार 9 से 10 सीटों पे बहुत मजबूती से लड़ रही है और जीतने की स्थिति में रहेगी। नतीजे तो अंतिम नतीजे आएंगे वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर विपक्षी नेता भी इस बात को कह रहे हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेलंगाना में बीजेपी के लिहाज से मोमेंटम कैसा होगा, और उसी लिहाज से कैंडिडेट सिलेक्शन भी किया गया है। जी देवेंद्र, जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस बार की जो लिस्ट होगी उसमें इतना वक्त और इतनी बातापच्ची इसलिए लग रही है क्योंकि कई बड़े नामों का टिकट जो है वो कट सकता है, और उत्तराखंड में वो देखने को भी मिला है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट काटने में पार्टी ने कोई कोताही नहीं बरती। जी हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हरिद्वार के मौजूदा सांसद हैं, पहले केंद्रीय मंत्री थे, उससे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, या फिर गढ़वाल सीट की बात करें जिसे पौड़ी गढ़वाल आमतौर पे वहाँ पे बोला जाता है, वहाँ पर तीरथ सिंह रावत जो कि बमुश्किल 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वो मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काटा गया। पिछली बार जब चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उनमें से 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया था, और टिहरी की बात कर लें या अल्मोड़ा की बात कर लें या नैनीताल की बात कर लें, 3 का ऐलान किया गया था और 2 सीटें होल्ड पर डाली गई थी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि उन दोनों सीटों में से एक पे अनिल बलूनी, जिनका रसवा टर्म कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ था, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया जाए, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जिनको मुख्यमंत्री हटाकर और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था, उनको हरिद्वार सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तो उनका बिल्कुल देवेंद्र, बीड़ से अगर हम बात करें तो पंकजा मुंडे की बहन का टिकट काटकर पंकजा मुंडे को टिकट दे दिया गया है, इस पर जानकारी दीजिए। जी हाँ, प्रीतम मुंडे को लेकर उसमें कुछ चीज़ थी ऐसी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इस बार पंकजा मुंडे को वहाँ पे आजमाया जाएगा, और ये पहले से महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात को कहा जा रहा था कि इस बार पंकजा मुंडे को बीड़ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, और वो होता नजर आया आज की लिस्ट में। इसके अलावा महाराष्ट्र में आप देखें तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर क्योंकि सहयोगी दलों के साथ अभी बातचीत चल रही है, तो वहाँ पर उन सीटों को अभी होल्ड पर रखा गया। वहाँ से वो सीटें बीजेपी के कोटे में होंगी या फिर शिवसेना के कोटे में जाएगी, क्योंकि एनसीपी के साथ एक तरह से क्लैरिटी है कि एनसीपी को कौन सी सीटें जानी है, कितनी जानी है। शिवसेना के साथ अभी भी बातचीत अंतिम दौर में है, लगभग फॉर्मूला बन गया है, लेकिन अभी भी बातचीत जारी है, तो वहाँ पर कुछ सीटों को रोका गया है। देवेंद्र, नागपुर की सीट को लेकर चुटकी ली थी उद्धव ठाकरे ने भी, हालांकि उन्हें जवाब तो मिल गया था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नितिन गडकरी पर ही ट्रस्ट किया गया है, बीजेपी ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें आप देखें तो नितिन गडकरी को लेके सोशल मीडिया में कॉरिडोर में बहुत कुछ चीज़ें चलते रहती हैं, और बहुत सारे लोग जो अपनी मनोदशा हो सकती है, अपनी ख्वाहिश जो हो सकती है, वो उनके भरोसे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। बोलने में कई बार वो भी इतने एक तरह से बिंदास अंदाज में बोलते हैं, थोड़ा लापरवाह होकर बोलते हैं, एक तरह से कहा जाए, जिसका अर्थ का अनर्थ निकाल कर उनको प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं उनको डैमेज भी होता है उससे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर कुछ ऐसी बात चली जाती है, या सरकार कोई ऐसी बात उनकी होती है जिसको बताया जाता है कि उन्होंने अपनी सरकार पर निशाना साधा। उस बैकग्राउंड में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश की जा रही थी कि न जाने नितिन गडकरी का टिकट नागपुर से होगा या नहीं होगा, लेकिन पार्टी के थिंकिंग के लेवल पर किसी भी स्तर पे कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि नागपुर को लेकर कोई सोच विचार भी चल रहा है कि क्या किसी और को दिया जा सकता है। और नितिन गडकरी एक परफॉर्मर मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद नेताओं में से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके जितने सारे प्रोजेक्ट्स आप देखें तो प्रधानमंत्री दफ्तर से हमेशा ऐसे ही ग्रीन सिग्नल रहता है कि जितनी आपको फंडिंग की ज़रूरत है वो सरकार लगातार मुहैया कराएगी उस मंत्रालय के लिहाज से। और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल, सड़कों को लेकर जो उन्होंने बिछाया है, उस बात को लेकर हमेशा से सरकार की तारीफ होती है। ऐसे में लगभग तय माना जा रहा था कि नागपुर से एक बार फिर से नितिन गडकरी को टिकट दिया जाएगा। आज दिन में बीजेपी के एक बड़े सोर्स ने फोन करके जब ये कहा कि नितिन गडकरी जी को टिकट नागपुर से दिया जा रहा है, तो मैंने सवाल भी पूछा कि इसमें हैरानी थी क्या, फिर इसमें खबर क्या है। जो चीज़ें ऑब्वियस सी है कि हाँ नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट मिलेगा ही, उसमें कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं थी।
गोनिका। बिल्कुल देवेंद्र, नागपुर की सीट तो आप कह रहे हैं ऑब्वियस है, लेकिन मुंबई नॉर्थ की बात करें तो वहां से गोपाल शेट्टी का टिकट काट दिया गया। तो क्या ग्राउंड्स पर बीजेपी ने गोपाल शेट्टी का टिकट काटा और पीयूष गोयल को मौका दिया? पीयूष गोयल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि उनसे जब राज्यसभा के वो सांसद हैं और उनसे पूछा गया था, जब पार्टी ने यह तय किया था कि राज्यसभा सांसदों में से भी अधिकांश को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, तो वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर ऐसे सांसदों से ये पूछा था कि कौन कौन सी सीट आप लोगों के पसंद की हो सकती है, क्योंकि अभी तक अगर आप चुनावी अखाड़े में नहीं हैं तो आप अपने हिसाब से एक चॉइस बताइए, ताकि पार्टी जब फैसला लेगी तो उस एक फैक्टर का भी ध्यान रख सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर ही आपको सीट दिया जाएगा, लेकिन उसका ध्यान रखा जा सकता है कि आप खुद मानते हैं कि आपके जीतने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। पीयूष गोयल ने जो 3 चॉइस बताया था उसमें मुंबई नॉर्थ पहला था। गोपाल शेट्टी के लिहाज से बात करें तो 2 बार पार्टी ने उनको तो लगातार पिछले 2 बार चुनाव में ही मौका दिया था। इस बार पार्टी उनको बदलना ही चाहती थी, तो आप समझा जा सकता है कि पीयूष गोयल जैसे बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता अगर वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हों, उसी क्षेत्र से वो आते भी हैं, मुंबईकर हैं मूलतः, तो टिकट देना उनके लिहाज से कितना आसान था पार्टी के लिहाज से। तो उनका जी बिल्कुल। और इसके साथ ही मैं देवेंद्र आपसे चाहूंगी कि हरियाणा की सीट पर भी जरा बात करें, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से एकाएक सत्ता परिवर्तन हुआ राज्य में, उसको देखते हुए जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसके बाद से कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे ही परिवर्तन जो हैं लोकसभा उम्मीदवारों में भी नजर आ सकते हैं, उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे आप? देखिए, हरियाणा में सबसे बड़ी बात वही थी, जैसे कि कल हम लोगों ने ये कहा भी था कि मनोहर लाल खट्टर को अब जबकि मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है तो उनकी सेवाएं दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर ली जाएंगी, और उस लिहाज से जो सीट करनाल की तय की गई थी, और शुरू में आप देखें तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उनमें जब सीटों का चयन किया जा रहा था तो कुरुक्षेत्र और करनाल इन 2 सीटों को होल्ड पर रखा गया था, और तब ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन 2 सीटों को होल्ड पर रखा जा रहा है। और ये बात मैं बता रहा हूँ तकरीबन 8-10 दिन पहले जो कोर ग्रुप के साथ बैठक हुई थी उसमें इसको होल्ड पर डाला गया था। जाहिर तौर पर पार्टी के टॉप लीडरशिप को मालूम था, पार्टी के टॉप लीडरशिप को तो मालूम था ही, उनको ये करना था कि मुख्यमंत्री में के दायित्व में वहाँ परिवर्तन करना है, दूसरे व्यक्ति को लाना है। इस लिहाज से एक सीट खाली रखनी है, वहाँ पे कैंडिडेट तय नहीं करना है जहाँ पे मनोहर लाल खट्टर को भेजा जाएगा, और वो सीट करनाल की सीट होगी। इसके अलावा आप हरियाणा में देखें तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। सुनीता दुग्गल को लेकर ज़रूर एक पहले था कि उनका टिकट एक तरह से कन्फर्म होता, लेकिन अशोक तंवर जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल नेता जाने जाते हैं ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के लिहाज से, उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी में जिस दिन हुई थी उस दिन तय हो गया था कि अब सुनीता दुग्गल के लिए मुश्किल है। पिछली बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, वो चुनाव भी जीती हैं, पूर्व IAS ऑफिसर हैं, लेकिन इस बार अशोक तंवर को, क्योंकि राजनीतिक तौर पे देखें तो अशोक तंवर ज़्यादा बड़ा नाम है, और वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग के साथ ही तय था कि इनको सिरसा में दिया जाएगा। गुरुग्राम की बात कर लें तो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुरुग्राम में किसी कार्यक्रम में गए उन्होंने खूब उनकी तारीफ की है, और राव इंद्रजीत सिंह का होल्ड बहुत ज़्यादा माना जाता है। मतलब आसपास के यादव बहुल अगर 16 विधानसभा क्षेत्रों की अगर आप बात कर लें तो उसमें राव इंद्रजीत सिंह का एक तरह से दबदबा माना जाता है। बेहद एक तो खानदानी नेता हैं, उनके 2-3 पीढ़ियों का प्रभाव रहा है वहाँ पे यादव कम्युनिटी में, उस लिहाज से रिपीट। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया कि बड़े जाट चेहरा हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, और बहुत आराम से सांसद के तौर पर वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं बिना किसी विवाद को जन्म दिए हुए, और बहुत अच्छी छवि के नेता माने जाते हैं। उनको लेकर कोई समस्या नहीं थी। तो चलिए, तो पार्टी ने अपने पुराने ट्रस्टेड अनुभवी नेताओं पर तो भरोसा जताया ही है, साथ ही कुछ नए नाम भी नजर आ रहे हैं। पहली 195 उम्मीदवारों की सूची के बाद अब 72 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो पार्टी ने कर दिया है। देवेंद्र, लगातार इस खबर पर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।